हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्याम गीतांजलि नाम की एक औरत के यहाँ माली का काम करता था। गीतांजलि बहुत ही अमीर और पैसे वाली औरत थी। उसके राम, गोपाल और अमित नाम के 3 सौतेले बेटे थे। वहीं दूसरी तरफ श्याम की मनीषा, निशा और धानी नाम की 3 बेटियां थी, लेकिन तीनों ही दिव्यांग थी। मनीषा अंधी थी, निशा बहरी थी और धानी गूंगी थी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ श्याम की लड़की भी शादी के लायक हो गई थी। उसको दिन रात बस एक ही चिंता लगी रहती कि उसकी बेटियों को कौन उनकी कमी के साथ अपनाएगा, जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहा करता। एक दिन श्याम बगीचे में पौधों को पानी दे रहा होता है और परेशानी के चलते वो पानी पौधों की जगह जमीन में डालने लगता है, जिसे देखकर गीतांजलि उसके पास आकर कहती है, क्या बात है श्याम, तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं मालकिन, मैं क्यों परेशान रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम परेशान नहीं हो तो पौधों को पानी देने की जगह जमीन को पानी क्यों दे रहे हो? अरे माफ करिए मालकिन, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी तो यही कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम काम तो यहाँ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। आज से पहले तुमने अपने काम के प्रति कभी इतनी लापरवाही नहीं दिखाई। माफ करिए मालकिन, आगे से नहीं होगा। नहीं, पहले तुम अपना काम छोड़ो और बताओ कि तुम परेशान क्यों हो। गीतांजलि के बार बार पूछने पर भी श्याम अपनी बेटियों के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद गीतांजलि सोच में पड़ जाती है और मन में सोचते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। अगर मैं अपने तीनों सौतेलों बेटों की शादी इनके 3 लड़कियों से कर दूं, तो उम्र भर के लिए मैं ही इस घर की मालकिन रहूंगी और इसके पिताजी की वसीयत के हिसाब से जो कुछ भी है सब मेरे सौतेले बेटों की पत्नियों के नाम है। अगर इसकी बेटियां मेरे घर आ गई तो मुझे उन सबसे कुछ अपने नाम करवाने में समय नहीं लगेगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा, वरना कोई ठीक ठाक आ गई तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। गीतांजलि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी श्याम उससे कहता है, क्या हुआ मालकिन, आप कहाँ खो गई मेरी बात सुन के? कुछ नहीं, बस तुम्हारी परेशानी के बारे में सोच रही थी। क्या करे मालकिन, सब किस्मत का ही खेल है। श्याम, किस्मत तो आपकी और आपकी बेटियों की चमक गई है, समझो। मैं कुछ समझा नहीं, अब क्या कहना चाहती है मालकिन? यही कि मैं तुम्हारी 3 बेटियों की शादी अपने तीनों बेटों के साथ करवाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आज के बाद अपनी बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आपके बेटे मानेंगे इस शादी के लिए? नहीं श्याम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और तुम मेरे बेटों की चिंता मत करो। वो कलयुग के राम हैं। मैं उनको जो भी कहूँगी वो उनको सही मान लेंगे। गीतांजलि अपने फायदे के लिए अपने तीनों सौतेले बेटों की शादी श्याम की 3 बेटियों मनीषा, निशा और धानी से करवा देती है और श्याम की अंधी, गूंगी और बहरी तीनों लड़कियों को अपने घर की बहू बना कर ले आती है और कुछ दिनों बाद ही अपने तीनों बेटों को काम के चक्कर में बाहर भेज देती है। अपनी सास की साजिश से अनजान तीनों अपनी शादी से बहुत खुश थी और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और गीतांजलि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी मनीषा, धानी और निशा घूंघट लेकर उसके पास आती हैं और कहती है, माँ जी, हमें आए इतना समय हो गया, आपने अभी तक हमारी मुंह दिखाई नहीं की। हम सभी चाहते हैं कि और बहुओं की तरह हमारी भी मुंह दिखाई हो। सभी बहुओं की तरह अगर तुम होती तभी तो मैं सबकी मुंह दिखाई करूं। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना मैं तुम्हारी मुंह दिखाई कितनी धूमधाम से करवाती हूँ। जी माँ जी, आप सच बोल रही हैं। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे 3 बहुएं मिली हैं, मैं उनकी मुंह दिखाई क्यों नहीं करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी। बस कर बहू, तू बोलने की कोशिश मत कर। मुझे पता है तू मेरी बात सुनकर बहुत खुश है। रहने दे बहू, मुझे लगता है मुंह दिखाई की बात सुनकर तू भूल गई कि तू बोल नहीं सकती। ये देखो, अब इसको भी जानना है हम क्या बातें कर रहे हैं। अरे बहू, ये तेरे इशारे किसी को समझ नहीं आने वाले, तो तू बंदरों की तरह अपने हाथ पैर हिलाना बंद कर, समझी? ठीक है माँ जी, हम लोग जाते हैं, आप आराम कीजिए। ठीक है बहू, और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हारा ये घूंघट हटने ना पाए जब तक कि तुम्हारी मुंह दिखाई ना हो जाए।
तुम सब अपना मुंह घूंघट से ढक कर ही रखना। जी माँ जी, आप चिंता ना करें, हम ध्यान रखेंगे कि हमारा घूंघट ना गिरे। ठीक है बहू, अब तू जा। चलो, घर में कोई बहू तो ऐसी है जो मेरी बातों का जवाब दे। निशा बहू सुन नहीं सकती तो बोलेगी क्या, धानी बहू बोल ही नहीं सकती तो जवाब क्या देगी। तुम सब अब जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। हाँ, मेरे लिए एक कप चाय जरूर भिजवा देना। जी माँ जी। इतना कहकर तीनों एक दूसरे को संभालते हुए कमरे से चली जाती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी एक रोज गीतांजलि की सहेली माधुरी उसके घर आती है और उसके घर में 3 घूंघट वाली औरतों को देखकर माधुरी उनके पास जाकर उनसे कहती है, कौन हो तुम? देखने में तो तीनों नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हो, लेकिन हो कौन? आंटी जी, आप कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? तुम कौन हो? जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, जो मेरी ही सहेली के घर में खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। माधुरी गीतांजलि की तीनों बहुओं से बातें कर ही रही थी कि तभी गीतांजलि अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी सहेली माधुरी को देखकर कहती है, तू कब आई और तू इन तीनों से क्या बात करने में लगी थी? अरे बहुत दिन हो गए थे, तुझसे मिली नहीं थी तो सोचा तुझसे मिल आऊं। तो देखा ये 3 औरतें घूंघट में खड़ी थी। कौन है ये? ये तीनों मेरी बहुएं हैं। इनकी शादी में तू अपने मायके में बैठी थी तो तुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, सही कहा। चल, हम दोनों कमरे में बैठकर बातें करते हैं। बहू, मेरे कमरे में जल्दी से 2 कप चाय भिजवा दियो। इतना कहकर गीतांजलि अपनी सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और बातें करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बहुओं में से उसकी गूंगी बहू धानी उनके लिए चाय लेकर कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है, जिसे देखकर और उसके दर्द के करहाने की आवाज सुनकर उसकी बाकी की 2 बहनें मनीषा और मीशा भी वहाँ आती हैं और अपनी सास को कहते हुए सुन लेती हैं। मैंने अपने सौतेले बेटों की शादी इन गूंगी, बहरी और अंधी लड़कियों से इसलिए करवाई ताकि ये तीनों अपने नाम का सारा पैसा मेरे नाम कर दे। इसलिए मैं इनके साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हूँ। एक बार सारे पैसे मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं अपनी इन अंधी, गूंगी और बहरी बहुओं के साथ अपने बेटों को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास और उसकी सहेली की सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों अंदर आती हैं, जिन्हें देखते ही गीतांजलि डर कर कहती है, बहू, तुम सबको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? नौकरों से बोल दिया होता। बस कीजिए माँ जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं कि आपने हम जैसी अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों को इतने बड़े घर की बहू क्यों चुना और आपने हमारे पतियों को भी अपने साथ क्यों रखा। हमें पता है आपने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। माँ जी, अगर आप हमें प्यार से बताकर सब कुछ अपने नाम करने को कहती तो हम वो भी कर देते। हमारी छोड़िए, आप अपने बेटों की सोचिए, जिन्होंने आपकी जुबान के लिए हम जैसी दिव्यांग लड़कियों से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे। आप उन लोगों को घर से निकालने की सोच रही हैं। उनको पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद गीतांजलि को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बहुओं से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपने पैसों का लालच छोड़कर अपनी बहुओं को उनकी कमियों के साथ दिल से अपनाती है और खुशी से उनकी मुंह दिखाई भी करवाती है। अद्विका रात को अपनी दोस्त जिया के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी जिया कहती है, यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी अद्विका को नजर आता है कि सामने किसी की शादी पार्टी हो रही है और वो जिया से कहती है, यार देख, सामने शादी हो रही है। हाँ तो? अरे तुझे भूख लग रही है ना, चल आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ, तो तू ये चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ और खाना खाऊं, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? चाहती क्या है, तू जाएगी और तुझे जाना ही पड़ेगा। कह दिया, बस कह दिया। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उस शादी में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर सभी को हाय हेलो करने लगते हैं। अद्विका जल्दी से माजा का भरा हुआ गिलास उठाकर पीने लगती है। तभी जिया उसके सर पर मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ मैडम, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, पार्टी एंजॉय करने नहीं, जो तू बड़े मजे से माजा पिए जा रही है। यार तुझे पता है ना कि मुझे माजा कितना ज्यादा पसंद है। इसका रस जब जुबान पर आता है ना तो होठों से लेकर दिल तक सब रसीला हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ,
पर अभी अपनी माजा का मजा बाद में लियो, चल पहले कुछ खा लेते हैं। खाते हैं। तुझे पता है ना, मुझे माँ माजा नहीं पीने देती। तब भी यार, जितना एक शराबी शराब नहीं पीता ना, उससे ज्यादा तो तू माजा पी जाती है। यार, जब से कैटरीना कैफ ने माजा का ऐड टीवी पे किया है ना, बस तभी से मैं तो कैटरीना की और माजा की दोनों की फैन हो गई हूँ। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी खाना खाते और निकले यहाँ से, वरना कहीं पकड़े गए तो। दोनों जल्दी से खाना खाकर उस बेगानी शादी से निकलकर अपने घर की ओर चल देती हैं। ऐसे ही दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में अद्विका अपने लिए 2 बोतल माजा ले लेती है। ऐसे ही अगली सुबह अद्विका नाश्ता करते समय फ्रिज में से माजा लेकर आती है और पीने लगती है कि तभी उसका भाई रोहन कहता है, ओए दीदी, मम्मी को बताऊं कि तू फिर से माजा खरीद कर लाई है और सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भाई, तुझे पता है ना कि मम्मी को पता लग गया तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अरे फिर क्यों चिल्ला रहा है? किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? तुझे पीनी है तो ऐसे ही बोल देना, फंटी क्यों बेल रहा है? हाँ रुक तू। मम्मी जरा इधर आना। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मी सीमा आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? मम्मी मना किया है ना आपने इसको कि माजा नहीं पीनी, मगर फिर ये माजा की बोतल लेकर आई है और पी रही है यहाँ बैठकर। क्यों रे, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? कितनी बार तुझे समझाया है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। हे भगवान, मुझे डेंगू भी नहीं होता कि डॉक्टर मुझे बोले कि पेशेंट को सिर्फ माजा ही दिया करो। हे भगवान, आपको यही नालायक देनी थी क्या? ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका का बर्थडे आता है, जहाँ बिना मेहमान के बस फैमिली में ही छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और अद्विका अपने लिए माजा की बोतल की शेप का केक लेकर आती है। जब उसकी मम्मी और भाई वो केक देखते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। दीदी, केक भी माजा की बोतल जैसा बनवा लाई। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दीदी, लड़कियाँ चॉकलेट की दीवानी होती हैं, शॉपिंग की दीवानी होती है, और तू माजा के पीछे पड़ी है। रोहन बेटा, तेरी दीदी का जन्मदिन है ना, तो उसको जो अच्छा लगा तभी तो वो लेकर आई है ना। हाँ माँ, तभी तो लाई हूँ मैं। आप नहीं समझ पाओगे मेरी और मेरी माजा की फीलिंग्स को। मम्मी, इसके लिए तो आप एक छत पर टंकी लगवा दो जिसमें माजा ही भरी हो। वाह मेरे छोटे भाई, आज की ना तूने कोई दिमाग वाली बात। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो केक काट ले अब। हाँ मम्मी। तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी मजाक चलता रहता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका बुखार चेक करके उसको दवा देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अद्विका का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी मम्मी फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, जी, इनको डेंगू हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको 1 हफ्ते तक सुबह शाम ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अच्छे से इसका इलाज करिए। अब अद्विका को डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एडमिट कर लेते हैं और सुबह शाम उसको अब ग्लूकोज लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉक्टर उसको क्लिनिक से छुट्टी दे देते हैं और तभी डॉक्टर सीमा से कहते हैं, जी, इनको आप जितना हो सके माजा, फ्रूटी यह सब पिलाना, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर। दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती हैं। घर आकर सीमा अद्विका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ उसको दवाइयाँ देकर उसकी माँ माजा पिला देती है। अब सुबह शाम उसको ज्यादातर माजा ही दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब उसकी मम्मी उसको माजा देती है तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या है, जब देखो तब मुझे यही पिलाती रहती हो। अरे मैं पक गई हूँ इससे। पहले तो तुझे बहुत पसंद था ना बेटा। हाँ, लेकिन अब पसंद नहीं है। प्लीज मेरे सामने से ये माजा ले जाओ। ठीक है, मगर अब डॉक्टर बोले हैं तो तुझे पीनी तो पड़ेगी ही ना। और तू ही तो कहती थी ना पहले कि तुझे डेंगू हो जाए तू माजा ही पीती रहे, तो तेरा सपना पूरा हो गया ना बेटा। मैं नहीं पी रही, अब तो मेरा मन भर गया है इसे पी पी कर। ऐसा लगता है जैसे एक घूंट और पीऊंगी ना तो उल्टी ही आ जाएगी मुझे। अब समझ आया तुझे अद्विका कि जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाते पीते हैं ना, तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा उससे मन भर जाता है। जैसे अब तेरा मन माजा से भर चुका है,
क्योंकि तूने पहले ही जरूरत से ज्यादा माजा पी लिया था। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। मुझे समझ आ गया है कि हर चीज का मजा लिमिट में लेना चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मम्मी, अब मैं क्या करूं? मुझे माजा बिल्कुल पसंद नहीं रही, और ये दवाई, इससे अच्छा तो आप मुझे कड़वी दवाई पिला दो, मुझे वो मंजूर है। सीमा अपनी बेटी को बहला फुसला कर माजा पिलाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका का भाई रोहन कोका कोला लेकर आता है। सीमा कोका कोला को देखकर सोचती है, क्यों ना अद्विका का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको कोका कोला पिला दूं, क्या पता उसको अच्छा लगे। सीमा उसमें से कोका कोला निकालती है और अद्विका के लिए ले जाती है। अद्विका बड़े ही चाव से कोका कोला पीने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे मुंह का टेस्ट बदला है, थैंक यू सो मच, अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका की तबीयत में सुधार आ जाता है। इसकी वजह से वो माजा छोड़कर अब कोका कोला पीने लगती है और वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अद्विका का टेस्ट और उसकी पसंद भी बदलती रहती है। कुछ ही समय के बाद उसके लिए सुनील नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के का रिश्ता आता है। सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुनील से करवा देती है और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।